अप्रोच उनका ये सिलेक्टिवली अप्रोच कि वो एयर स्पेस किसी के लिए तो बंद कर रहे हैं लेकिन किसी के लिए खोल भी दे रहे हैं। इजरायली सपोर्ट इस तरह से मिल रहा है कि कतर के बेस कैंप से उड़कर जेट जा रहे हैं अमेरिका के, और वो एयर टू एयर फ्यूल प्रोवाइड करवा रहे हैं इजरायली जेट्स को। नाउ मिस्टर साहब प्लीज बताइए जरा, ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्यों ज्यादा खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ रहा है इजरायली अटैक का? हाँ मकसूद, देखिए ये जो इनकी सीमाएं आपस में मिलती नहीं है और इतनी दूर हैं कि बिना एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लंबे यहाँ पर अटैक ईरान पर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में इसकी तैयारी इजराइल ने काफी पहले से करके रखी है कि किस किन देशों से वहां रिफ्यूलिंग होगा, कौन कौन से देश उसका समर्थन करेंगे, और वो कर रहे हैं। तो इसकी तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी है। दूसरी बात यह है कि एयर टू एयर बैटल में इजराइल जो है वो एयरक्राफ्ट का, हवाई जहाजों का, अपने फाइटर्स का ज्यादा इस्तेमाल करेगा क्योंकि वो उसमें काफी ज्यादा पावरफुल है। ईरान जो है वो मिसाइल्स का प्रयोग करेगा क्योंकि वो मिसाइल्स ज्यादा उसने डेवलप कर लिए हैं और वो मिसाइल्स अनरिस्ट्रिक्टेड और अनलिमिटेड मिसाइल्स लॉन्च करने की स्थिति में है। तो ये लड़ाई जो है ये विनाशक होगी, काफी विनाशक होगी। और अभी जो अमेरिका ने अपना स्टैंड लिया है मकसूद, कि इजराइल ने हमें बता दिया था लेकिन हमारा इस आक्रमण से कोई संबंध नहीं है, ये बेसिकली एक डिस्टेंसिंग अवे करने की नीति है ताकि रूस और चीन इसमें सीधे रूप से न उलझें। और जब तक ये युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में सीमित रहेगा, इजराइल आसानी से निपटा लेगा ईरान को। तो ये सारा प्रयास यही है कि किसी भी तरह से रूस और चीन को तटस्थ रखा जाए, भले ही वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट उसको करें, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सपोर्ट करें, लेकिन सामरिक रूप से सीधे आकर के समर्थन में न उतरें। ये इसका एक प्रयास है अमेरिका का। और गल्फ कंट्रीज में जितने कंट्रीज हैं उनको अमेरिका के माध्यम से मध्यस्थ रखा जाएगा। कई कंट्रीज ने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए पहले ही से अपना समर्थन दे दिया है जिसकी सहायता ली जा रही है। तो ये युद्ध जब तक ईरान और इजराइल के बीच में रहेगा, इजराइल का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। जी मकसूद, अमेरिका और का यही फुल प्रयास सपोर्ट, उनका जेके है। त्रिपाठी सर प्लीज जरा बताइए, अमेरिका का फुल सपोर्ट इजराइल को। पहले मार्को रूबियो कहते हमें पता नहीं था, बाद में डोनाल्ड ट्रंप आकर तारीफ करते हुए कहते हमें पहले से पता था। ईरान को सीधे तौर पर धमकी दी जाती है कि जल्दी डील साइन करिए वरना और ज्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हर हद को लांघने वाला इस हमले को बता रहा है चीन, ईरान के सपोर्ट में है। रशिया कह रहा है कि आप न्यूक्लियर इस तरह से खोल रहे हैं दरवाजा वॉर का, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सऊदी क्राउन प्रिंस को फोन कर रहे हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। देखिए, ऐसा है मकसूद कि अब दुनिया की सारी ताकतें जो इस मामले में मायने रखती हैं वो इसलिए स्करी कर रही, इसलिए दौड़ रही हैं कि कहीं न कहीं कुछ हो जाए, किसी तरह से डिप्लोमेटिक चैनल या बैक चैनल से बात शुरू हो जाए। लेकिन जो बात रूस और यूक्रेन के बीच में 3 साल से ऊपर से नहीं हो पाई, वो बात इजराइल और ईरान के बीच में इतनी जल्दी कैसे शुरू होगी, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और वैसे भी देखिए, 2 चीजें हैं। ये कहना अमेरिका का कि हमें पता नहीं था या हमारी कोई इसमें वो नहीं है, सहभागिता नहीं है, ये गलत है। अगर कतार में स्थित अमेरिकी एयरबेस से जहाज उड़ करके मिड एयर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब कि अमेरिका सहायता दे रहा है इजराइल को प्रत्यक्ष रूप से, भले ही अमेरिकी सैनिकों के कदम ईरान में न पड़े। और वो इसलिए नहीं पड़ेंगे कि अमेरिका ने साफ साफ पहले भी कहा है, अमेरिकी जनता की ये पॉलिसी रही है कि हम अमेरिकन सैनिकों को की बॉडी बैग्स में नहीं रिसीव करेंगे, मतलब कि वहां नहीं भेजेंगे युद्ध क्षेत्र में। और ये पिछले अब तो करीब 100 साल से ऊपर से हुआ है, पहले ही विश्व युद्ध से ही, कि अमेरिका डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं करता रहा। अब इसमें एक चीज है, अमेरिका को यह भी पता था कि 6 साल से इजराइल तैयारी कर रहा है। इजराइल ने मोसाद के ऑपरेटिव भेजे हुए वहां रेगिस्तान में, उन्होंने अपना एक कैंप बनाया जहां से कई अटैक किए गए इस अटैक के दौरान। तो अमेरिका इससे पल्ला नहीं झाड़ सकता। अब एक ही चारा बचा है कि अमेरिका रूस को किसी तरह से अगर समझाए, रूस अमेरिका के बीच में कुछ बात बन जाए तो शायद ये युद्ध विराम हो जाए। लेकिन
मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कुछ होगा, क्योंकि ट्रम्प के अनप्रेडिक्टेबिलिटी को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी पलटे। लेकिन क्या ये जो एग्रेशन है, और खासतौर पर कर्नल नैन आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगा प्लीज, क्या जो एग्रेशन है और खासतौर पर एक दबाव है, क्योंकि देखा होगा आप जब शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे के आसपास इजराइल की तरफ से अचानक से हमले हुए, टॉप कमांडर्स को मार दिया गया, आईआरजीसी के चीफ को मार दिया गया, आर्मी चीफ को मार दिया गया, जो ब्रिगेड करीब करीब 20 टॉप कमांडर्स को मार दिया जाना, और ईरान की जनता का सड़कों पर उतरना, ये भी दरअसल एक प्रेशर क्रिएट करने, क्या इतनी जल्दी इस एग्रेशन को डाउन कर पाएगा खुद ईरान और उसकी टॉप लीडरशिप? देखिए मकसूद, किसी भी ऑपरेशन का ना सबसे पहले एक एम होता है, और जो इजराइल के नेतन्याहू ने बताया है अपने कल रात के उस जो उन्होंने एड्रेस किया है, खासकर उन्होंने एड्रेस किया ईरान की पब्लिक को, उसमें बताया कि देखिए हमें खतरा था आपके देश से, और इसलिए हम न्यूक्लियर साइट्स जो है उसको हम अटैक कर रहे हैं, और जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं खुमैनी का एक पर्सनल आर्मी के तरीके से, उसका हम सफाया कर रहे हैं। नतांज के अंदर कल एक बहुत स्ट्रांग अटैक किया गया, और मैं बताना चाहूंगा आपको मकसूद, वहां पे इंटरनल रेडिएशन शुरू हो चुका है, एक्सटर्नल एरिया में भी रेडिएशन नहीं आया है, और लोग वहां से प्लान कर रहे हैं। IAEA ने भी ये कंफर्म किया है कि एक्सटर्नली रेडिएशन नहीं है, बट इंटरनल रेडिएशन शुरू हो गया, यानी ईरान का कोई भी आदमी अब उस प्लांट के अंदर जो 60 फुट गहरा है उसमें नहीं जा सकता, वो खत्म हो गया किस्सा उनका, जहां पे इनका मेन यूरेनियम इनरिचमेंट हो रहा था सेंट्रीफ्यूगल फ्यूजेस के साथ में। दूसरा इन्होंने जो अटैक किया है वो है 216 ब्रिगेड है इनकी जंजान के अंदर, जहां पे कि इनका IRGC का जो है ब्रिगेड था उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, और वहां पे जो इनका एक वो साइट भी था, मिसाइल सिटी कह सकते हैं, वो भी तहस नहस की गई। अब दूसरा संदेश इन्होंने यह दिया कि आप बाहर निकले, और हम लोग पहले दोस्त रहे हैं इजराइल और ईरान, तो पब्लिक बाहर निकले, बिकॉज ये जो रिजीम है ये आपका शोषण करती है। और साथ साथ में जो पूर्व यहाँ के वो थे प्रिंस रजा पहलवी, उन्होंने भी संदेश दिया कि अब टाइम आ गया है कि हमें इस रेजिम को फेंक देना चाहिए, जो हमारे ह्यूमन राइट्स को नहीं देखती है और सिर्फ हम पे कुछ अपना कट्टरपंथी सोचे थोप रही है। तो ये दो संदेश मेन थे, यही दो मेन एम थे। रही बात अमेरिका की, देखिए अमेरिका इस युद्ध में आएगा ही आएगा। 60 के करीब एयर बेसेस हैं। अब ईरान के खुमैनी ने अभी जो है उनको, इजराइल को जो है वो बोला है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, और IRGC ने कहा कि अब 2000 मिसाइल एक साथ मारेंगे, खैबर मिसाइल जो कल रात को मारी गई, और इनके पास वो भी है, वो हाइपरसोनिक खुर्रमशेर भी है, वो भी मारेंगे। अब इन मिसाइल्स को जितने भी बेसिस हैं अमेरिका के, जॉर्डन है जिसने एयर स्पेस दी है, तो ये सब लोग उसको बीच में इंटरसेप्ट तो करेंगे ही करेंगे, और इंटरसेप्ट करेंगे तो अभी ईरान ने कहा है कि हम इस केस के अंदर अमेरिका पे भी अटैक करेंगे। अमेरिका को सिर्फ फेस सेविंग का एक बहाना चाहिए। एक तरफ अमेरिका बात कर रहा था, और इसीलिए ईरान कह रहा है कि अब अमेरिका से कोई बातचीत दरअसल इस पर होगी नहीं। लेकिन कर्नल मिश्रा प्लीज जरा बताइए कि एक तरफ नेतन्याहू वो ईरान की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप अपने शासन के खिलाफ खड़े हों, क्या ये विद्रोह मुमकिन है, जैसा कि हमने लीबिया में देखा था, जैसा कि इराक के वक्त में हमने देखा था कि उसके खतरनाक हथियारों के नाम पर या जैविक हथियारों के नाम पर उसे डाउन किया, और बाद में उसको पूरी तरह से इराक को किस तरह से बर्बादी वहां पर हुई है ये पूरी दुनिया को पता है, ये एक अलग मसला हो सकता है। लेकिन खुद क्या नेतन्याहू चाहते हैं कि ये वॉर या इस तरह की वॉर सिचुएशन टलती रहे, क्योंकि खुद इजराइल में इस वक्त सिचुएशन है, खुद इस वक्त नेतन्याहू को अपने लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। अगर वहां पर युद्ध खत्म होता है तो खुद उनकी कुर्सी खतरे में होगी। लेकिन इजराइल ने मध्यस्थता की उम्मीद जताई है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, भारत में इजरायली राजदूत ने यह उम्मीद जाहिर की कि एक मीडिएशन होगा, एक मध्यस्थता होगी। इजराइल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी उम्मीद भी है। कल भी बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई थी। सुबह के 5:30 बजे के फ्रेश अटैक के बाद तमाम हालात से इजराइल के पीएम ने खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दी थी। संजीव प्लीज आप जरा इस पर अपडेट करें। देखिए भारत में